जैसे ही अविन की जेब से वो एंटीक बॉक्स नीचे गिरा तो उसे देखकर सब हैरान हो गए। अविन को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो फिर से कोई और नई मुसीबत में फंस गया। वो बॉक्स एक छोटी सी पेटी की तरह था जिस पर गोल्डन कलर से बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई थी। नीचे गिरते ही वो बॉक्स खुल गया था। उस बॉक्स में राख रखी हुई थी जो अब वहां फर्श पर फैल गई थी। इस सिचुएशन में अविन बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। अविन जल्दी से नीचे झुका और बॉक्स को सीधा किया। तभी उसकी नजर उस बॉक्स के ऊपर लगी हुई ब्लैक एंड व्हाइट एक तस्वीर पर पड़ी। वो नहीं जानता था कि वो किसकी तस्वीर है और इस वक्त इसके बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं था। वो जल्दी जल्दी फर्श पर बिखरी राख को उस बॉक्स में इकट्ठा करने लगा। सभी लोग अविन की इस हरकत को देख रहे थे और अविन भी बार बार हड़बड़ाहट में कभी एके को देख रहा था तो कभी मिस्टर और मिसेस ओबरॉय को। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि अविन ने अपनी पैंट की जेब में इतना बड़ा बॉक्स कैसे रखा। वान्या अविन के इस तरह के मैजिक को पहले भी देख चुकी थी। वो तो अब उसे अपना सुपर हीरो मानने लगी थी। उसने एक्साइटेड होकर अविन के पास आकर पूछा, ये क्या है? अविन के पास वान्या के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इस वक्त उसका जवाब देना भी जरूरी था। उसने हकलाते हुए कहा, ये वो मेरे लैंडलॉर्ड ने इसे मंगाया था। अविन को खुद अपनी कही ये बातें बेवकूफों जैसी लगी, लेकिन इस वक्त उसे कोई और जवाब नहीं सूझ रहा था। अविन ने बड़ी फुर्ती से राख को बॉक्स में इकट्ठा किया और वो बॉक्स अपने हाथ में लेकर खड़ा हो गया। अविन को डर था कि अब एके भी उससे इस बॉक्स के बारे में पूछेंगी, लेकिन लकीली अविन के जवाब पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मिस्टर ओबरॉय अविन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, यंग मैन, थैंक यू वेरी मच। मैं पहले ही मिस कोहली से कह चुका हूँ कि मेरी वान्या को मुझ तक सही सलामत पहुँचाने वाले को मैं 5 करोड़ का रिवॉर्ड दूंगा। मिस्टर ओबरॉय की ये बात सुनकर अविन शॉक्ड हो गया। उसने अभी तक अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे और यहाँ मिस्टर ओबरॉय उसे 5 करोड़ देने की बात कर रहे थे। अविन का फैमिली बैकग्राउंड और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई भी पार्ट टाइम जॉब करते हुए पूरी की थी और स्टीफेंस हाई स्कूल में जॉब करने के बाद भी वो अब तक अपने लिए कोई खास सेविंग नहीं कर पाया था। जिस कार से वो कई बार स्कूल आता था वो उसके किसी दोस्त की थी। अविन ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो मिस्टर ओबरॉय ने उससे फिर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन ये ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है यंग मैन। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए इस रिवॉर्ड पर तुम्हारा पूरा हक बनता है। एके अविन को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। कुछ देर पहले वो उससे कोई भी रिवॉर्ड लेने से मना कर चुका था, इसीलिए वो ये सोच रही थी कि अविन अब क्या जवाब देगा। क्या वो 5 करोड़ का रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेगा? तभी अविन बोला, इस स्कूल का टीचर होने के नाते यहाँ के सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी बनती है। मैं इसके लिए आपसे कोई रिवॉर्ड नहीं ले सकता सर, मुझे मेरे काम की सैलरी मिलती है। अविन का ये जवाब सुनकर मिस्टर और मिसेस ओबरॉय दोनों ही शॉक्ड हो गए। उनके लिए भले ही 5 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अविन जैसे लड़के के लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी। अविन ने बड़ी ही आसानी से 5 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया था। अविन की ऑनेस्टी देखकर मिस्टर ओबरॉय उससे बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने एक बार फिर से उसे 5 करोड़ ले लेने को कहा। यंग मैन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 5 करोड़ रुपए तुम पूरी जिंदगी जॉब करके भी कमा नहीं पाओगे। आई थिंक यू शुड टेक इट। अविन ने बहुत ही पोलाइटली टोन में जवाब दिया, थैंक यू सर, पर मैं अपनी सैलरी में ही खुश हूँ। एके अविन को कुछ देर पहले जानती तक नहीं थी, लेकिन कुछ ही घंटों में अविन से वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई थी।
अविन को वो केवल इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी कि उसने उसके दादू की खोई हुई घड़ी लाकर दी थी, पर जब अविन ने दोनों ही बार रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया तो उसकी इस बात ने उसे ज्यादा इम्प्रेस किया। एके अच्छी तरह जानती थी कि 5 करोड़ की कीमत क्या होती है और अविन की जगह अगर कोई और होता तो वो मिस्टर ओबरॉय से 5 करोड़ लेकर दूसरे दिन ही जॉब छोड़कर चला जाता। मिस्टर ओबरॉय ने अब अविन को रिवॉर्ड लेने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया और वो एके से थोड़ी देर कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चले गए। वान्या और मिसेस ओबरॉय भी उनके साथ चले गए थे। अब एके के ऑफिस में एके के साथ केवल अविन ही मौजूद था। एके के ऑफिस के बाहर निकलने के बाद मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही सीरियसनेस आ गई। वो आयरा के सामने वान्या से उस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते थे। अपनी BMW कार में बैठने के बाद उन्होंने वान्या के केस को हैंडल कर रहे इंस्पेक्टर विक्रम को कॉल किया और वान्या के मिसिंग होने की अपनी कंप्लेन वापस ले ली। शहर के मिलेनियर होने के बावजूद भी मिस्टर ओबरॉय मीडिया से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने सोर्सेस का यूज करके अभी तक वान्या के मिसिंग होने की खबर मीडिया से छिपा कर रखी थी। वो अब इस मैटर को यहीं खत्म भी कर देना चाहते थे, लेकिन वान्या के साथ एक्चुअली क्या हुआ और अविन ने उसे कैसे बचाया, ये सवाल उन्हें अभी तक परेशान कर रहे थे। ओबरॉय ने वान्या से पूछा, तुम कह रही थी तुम्हें कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, क्या ये सच है या तुम कोई बात छिपा रही हो? ओबरॉय इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड में थे। वान्या को ये अच्छी तरह से पता था कि उनको जब तक सच का पता नहीं चल जाता वो उससे सवाल पूछते ही रहेंगे। वान्या ने हाईवे के पास जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मिस्टर ओबरॉय को बता दिया। उसने उनको ये भी बताया कि कैसे अविन ने अपनी पॉकेट से बंदूकें निकालकर गुंडों को डरा कर भगा दिया, लेकिन उसने सच बताने में भी बड़ी स्मार्टनेस दिखाई। उसने अविन की पॉकेट से निकले हुए वेपन के बारे में कुछ इस तरह से झूठ बोला कि मिस्टर ओबरॉय को उसकी बात पर विश्वास करना पड़े। वान्या की पूरी बात सुन लेने के बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए बोले, मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश जिस किसी भी गैंग ने की है उसका पता लगाओ और स्टीफेंस हाई स्कूल के उस टीचर। ऐसा कहते हुए मिस्टर ओबरॉय ने वान्या की तरफ देखा। वान्या फोन पर हो रही उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अपने डैड के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो तुरंत समझ गई कि वो अविन का नाम भूल गए हैं। वान्या ने मुस्कुराकर कहा, अविन सर। मिस्टर ओबरॉय ने फोन पर कहा, हाँ, स्टीफेंस हाई स्कूल के टीचर अविन के बारे में भी पता करो। अगर वो सही में अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान है तो हमारे एलिगेंट नाइट क्लब की ओनरशिप को उसके नाम पर ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू कर दो। किसी का एहसान लेना ओबरॉय फैमिली की शान के खिलाफ है। इतना कहने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया और मिसेस ओबरॉय की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरी तरफ एके के ऑफिस में अविन अभी तक चुपचाप वो बॉक्स हाथ में लिए उसके सामने खड़ा था। वो एके से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था कि उसने एके की हील्स गायब कर दी है। आयरा मुस्कुराकर अविन को बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रही थी। अविन आयरा को बार बार नजरें चुरा कर देखने की कोशिश कर रहा था। आयरा बहुत सुंदर थी। अविन जितनी भी लड़कियों से अब तक मिला था उनमें से कोई भी आयरा जितनी सुंदर नहीं थी। वो आयरा की पर्सनैलिटी से भी बहुत इम्प्रेस था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आयरा की ये सॉफ्ट और स्वीट आवाज सुनकर अविन अलर्ट हो गया। अब आयरा उसके काफी नजदीक आकर खड़ी हो गई थी। ये देखकर अविन की हार्ट बीट तेज हो गई। कुछ देर पहले उसने इसी ऑफिस में आयरा को कविश से रूड टोन में बात करते हुए देखा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आयरा की आवाज इतनी सॉफ्ट और स्वीट भी हो सकती है। अविन ने पोलाइटली जवाब दिया, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है एके। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। I think I should leave now. अविन जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहता था। अभी थोड़ी देर पहले उसके मैजिकल वॉलेट से निकले बॉक्स के बारे में सोचकर वो परेशान हो रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलकर उस बॉक्स के बारे में पता करना चाहता था। अविन का जवाब सुनकर आयरा ने उसके और करीब आकर पूछा, क्या मैं इतनी ज्यादा रूड हूँ कि तुम
हर बार मुझसे पूरी बात किए बिना ही यहाँ से भाग जाना चाहते हो? अविन को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आयरा उससे ऐसा कुछ कह देगी। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एके। एक्चुअली यू आर वेरी स्वीट। स्वीट क्या, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अविन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आयरा उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगी। अविन भी फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। जब उसे एहसास हुआ तो वो भी एकदम चुप हो गया और आयरा को हंसते हुए देखने लगा। आज से पहले उसने आयरा को कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। उसने क्या, शायद किसी ने आयरा को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। तभी आयरा ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और सोफे पर बैठते हुए बोली, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग मैन। ठीक है, तुम अभी जाना चाहते हो तो इट्स ओके, गो। मैं बाद में वक्त निकालकर तुमसे फिर मिलूंगी। अविन अपने जवाब से ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हो गया था। फिर आयरा का ऐसा जवाब सुनकर उसने फौरन कहा, थैंक यू एके, और जल्दी में वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, इसी चक्कर में उसका पैर चेयर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने के साथ ही उसने हाथ में जो पकड़ रखा था वो भी उसके हाथ से दूर जाकर आयरा के पैरों के पास गिर गया। पर अविन की किस्मत अच्छी थी कि इस बार वो बॉक्स फिर से नहीं खुला। अविन जल्दी से उठा और बिना देर किए उसने आयरा के पैर के पास पड़े उस बॉक्स को भी उठा लिया। उसे डर था कि एके उससे इस बॉक्स के बारे में फिर से कोई सवाल जवाब न करने लगे। अविन ने एके को देखा। एके के चेहरे पर ढेर सारे सवाल थे, लेकिन अविन बोला सॉरी और वहां से निकल गया। ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में आते ही उसने लंबी गहरी सांस ली। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो वहां से जाने लगा। तभी दो लड़के उसके पीछे से दौड़ते हुए आए। उनमें से एक लड़का अविन से टकरा गया। अविन के हाथ से वो बॉक्स छूटकर एक बार फिर से नीचे गिर गया। अविन उस लड़के से कुछ कहता इससे पहले ही वो उसे सॉरी कहकर वहां से चला गया। उस बॉक्स में रखी हुई राख एक बार फिर से फर्श पर फैल गई। अविन नीचे झुककर जल्दी जल्दी राख को उस बॉक्स में वापस डालने लगा। उसे डर था कि कहीं आवाज सुनकर एके बाहर ना आ जाए। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर लगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर चली गई, जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। अविन उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे वो पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मना लाल बजाज। अविन मन ही मन कुछ सोच कर बोला, अब ये जमना लाल बजाज कौन सी नई मुसीबत है। अविन ये सोच कर परेशान हो रहा था। राख को बॉक्स में इकट्ठा करते हुए वो बार बार यही सोच रहा था कि जमना लाल बजाज है कौन। तभी उसे याद आया कि जब वो एके के ऑफिस में था तब कविश के मुंह से ही उसने बजाज सरनेम सुना था। वो फिर से खुद से बोला, कहीं इस जमना लाल बजाज का कनेक्शन कविश बजाज से तो नहीं है। इसके साथ ही उसे कविश की दी हुई धमकी भी याद आ गई। वो मन ही मन बोला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये राख चाहे कविश के किसी रिश्तेदार की हो या फिर किसी और की, इसे कहीं पानी में फेंक दूंगा और मेरा काम खत्म। तभी उसकी नजर उससे वहीं कुछ दूर पड़े एक छोटे से ब्लैक कलर के बैग पर पड़ी। ये बैग उस राख के साथ बॉक्स से ही गिरा था। अविन उसे अपने हाथ में लेकर देखने लगा, लेकिन जब उसने फिर से जमीन की तरफ देखा तो हैरान हो गया। आखिर अब क्या देखा होगा अविन ने? ये कैसा बॉक्स है? इसमें किसकी अस्थियां हैं? और क्या अविन का अंदाजा सही है? क्या सच में इसका कविश बजाज के साथ कोई कनेक्शन है?